कलकत्ता में एक बाईपास सर्जरी अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखी हुई 2 लाइन है। अस्पताल में बाईपास सर्जरी होती है दिल की, और 2 लाइन बोर्ड पर लिख रखी है उन्होंने। आप ध्यान से सुनिए क्या उपयोगिता है हमारे हास्य रस के कवियों की। वो लिखते हैं बोर्ड पर कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, हमको फिर ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप खुद को अपने इस उत्सव में सम्मिलित कीजिए। मैं तब तक कविता पाठ करूंगा जब तक नया साल शुरू होगा। नया साल मनाएंगे साथ साथ, और फिर नए साल में सत्तन जी इस कवि सम्मेलन के हमारे शिखर पुरुष अंत में समापन करेंगे कवि सम्मेलन का। आदरणीय उठे, उधर जाके बैठे। विजय खेड़िया जी के हम सब कवि, हमारा पूरा कवि कुल बहुत आभारी है, क्योंकि वो इंदौर में उनका घर एक ऐसा संगम स्थल है। हिंदुस्तान के किसी भी कवि को कोई कष्ट हो, वो खेड़िया जी को फोन करेगा और उसका कष्ट समाप्त हो जाएगा। गाड़ी चाहिए तो, घर चाहिए तो, रोटी चाहिए तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पूरे कवियों का एक तीर्थ बन गया है विजय खेड़िया जी का घर। और यहाँ भी उनके अपने श्री देवेंद्र झुंझुनवाला जी ने बड़े मंदिर का काम, मैंने आज मंदिर पहली बार देखा। मैं बहुत पहले कभी आया था, तब मैं मंदिर में नहीं जा पाया था। पिछली बार राजकुमार जी ने बुलाया था, तब भी मंदिर के काम में दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। इतना भव्य मंदिर, उसमें बैठकर जितनी शांति मिलती है, उसमें घूमकर जितनी शांति मिलती है, मैं तो चाहता हूं कि भगवान इतनी शांति हिंदुस्तान के हर शहर को दे दे जो शांति रानी सती मंदिर में है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान। मैं प्रारंभ होता हूँ। मेरे बाद श्रद्धेय सत्तन जी आ जाए। आदरणीय, स्वागत है आपका। नहीं, वो महेंद्र अजनबी वाली बात याद आती है ना कि वो लट्ठ वाले तो नहीं है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। जो जा रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। अब तक सब चले जाते तो हम तो खुशी हो जाते। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दो झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैं बहुत बार झुंझुनू आया हूँ। तुलसियान जी ने कभी बुलाया, कभी राजकुमार मोरवाल जी ने बुलाया, कभी संपत राम जी ने बुलाया। मेरे पास 2 तरह की कविताएं, एक थोड़ी सी मुश्किल कविताएं हैं। मैं 60 साल का हो गया तो थोड़ी सी मुश्किल कविता माने उम्र के लिहाज से पढ़े लिखों की कविताएं लिख ली। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा कि मैं कैसी कविताएं सुनाऊं। एक मुश्किल कविता सुना दो अगर आप मेरा साथ दें तो, क्योंकि मैं नई कविता झुंझुनू में पढ़ना चाहता हूं। आपके विश्वास पर मैं अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कविता कानून से संबंधित नहीं है। ये कविता अर्थ विज्ञान से संबंधित है। अर्थ विज्ञान मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा इस कविता को लिखने के लिए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, जो जाना चाहें जा सकती हैं, क्योंकि और अगर नहीं जाना चाहे तो बीच में कृपया नहीं। विजय खेड़िया, आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई कविता बता सकते हैं, क्योंकि लिफाफा तो आप ही देंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मैं एक कविता, हमारे सभापति जी, हम बहुत आभारी हैं उनके। मैं चाहता हूं, उन्होंने जो अपना प्रारंभिक भाषण दिया था बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन था उनका। उनको जाना है, एक बार उनके सम्मान में ये पूरा सदन तालियां बजाकर, जो रानी सती मंदिर का इतना बड़ा दायित्व संभालते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने, वैसे 12 बजे तक झुंझुनवाला जी ने इस कवि सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की थी कि नया साल जैसे ही शुरू हो, लेकिन नए साल में सत्तन जी सुनाएंगे। हम पुराने साल से नए साल तक जाएंगे। इतने समय तक तय था ये कवि सम्मेलन, ये तो अब फालतू चलाया जा रहा है।
जो मुझे नहीं सुन पाए वो बाहर से मेरी सीडी ले जाएं, मुझे सुनने से नहीं बच सकते। मेरी सीडी सुने, पड़ोसी को सुनवाएं, खुद भी दुखी हो और पड़ोसियों को भी करें। अब मैं पढ़ूं साहब, एक बार बता दीजिए मुझे। मैं एक काले धन पर मुश्किल कविता पहले सुना रहा हूं, फिर इसके बाद आपको आसान आसान कविता सुना दूंगा। काला धन हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। अगर हिंदुस्तान के लोगों का काला धन विदेशों में जमा नहीं होता तो हिंदुस्तान गरीब नहीं होता। आप कहेंगे ये कैसे? एक मिनट में मैं समझा दूं कि काला धन विदेशों में जमा करने से देश की गरीबी कैसे बढ़ती है। और क्योंकि देश की गरीबी ही देश का सबसे बड़ी समस्या है। देश की समस्या आतंकवाद नहीं है। जिस दिन सरदार पटेल जैसा आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा, 24 घंटे में आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। केवल 24 घंटे लगेंगे इस बात के लिए। लेकिन भूख देश की बड़ी समस्या है, गरीबी देश की बड़ी। 80 करोड़ लोग गरीब लोग देश में जीते, 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे। और योजना आयोग बताता है कि कोई 22 रुपए कमा ले तो उसको गरीब मानने को तैयार नहीं। भारत सरकार का योजना आयोग 22 रुपए रोज कमाने वाले को गरीब मानने को तैयार नहीं है, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनता। मैंने सारे एमपीओ को चिट्ठी लिखी है कि एक दिन 22 रुपए में जिंदा रह के दिखाओ। एक दिन जियो तो सही, 22 रुपए में कैसे जिया जाता है? एक भिखारी भी जो भीख मांगता है एल्युमिनियम का कटोरा लेकर चौराहे पर, वो भी जब एल्युमिनियम का कटोरा खरीदता है तो भारत सरकार को टैक्स देता है। लेकिन जो देश के अमीर लोग अपने पैसे को विदेशों में किराए पर जमा कर देते हैं, एक कारण समझना आप, और समझ जाओ तो पूरा सदन तालियों से बताना। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं। 1 लाख रुपया यूरोप में जमा करोगे तो 1 साल का 15,000 रुपया किराया देना पड़ेगा, ब्याज तो मिलेगा ही नहीं। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं और यूरोप उसी पैसे को गरीब देशों को ब्याज पर देता है। हम गरीब होते चले गए, वो अमीर होते चले गए। ये हिंदुस्तान के काले धन की व्यवस्था है। मैं इस पर एक कविता सुनाता हूं। मैं रिस्क ले रहा हूं महेंद्र अजनबी के कहने पर। उसने दामनी पर बहुत 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 श्रेष्ठ कविता सुनाई। मैं अभी तक वहीं तक ठहरा हुआ हूं उस कविता के आसपास, लेकिन थोड़ा दूसरे विषय पर एक कविता सुनिएगा। अरे नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ, फोटो फोटो लो, पोज बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। एक बार बस साथ दीजिएगा। एक मुश्किल कविता सुनाने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे राजकुमार जी ये ना समझे कि हरिओम कुमार आए और पुरानी कविता सुना के चले गए। पुरानी कविता कोई नहीं सुनाऊंगा, आपको जो सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा जो मैंने झुंझुनू में आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की। मुझे घूमते फिरते देखोगे तो मेरा सर घूमेगा साहब। आप जाएं और तेज चले, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। उस पर ऐसा ही हाथ से आता है। अरुण तो गायब हो गया होगा, उसने सोचा मैं तो जमीन लिया, अब क्या बैठने का करो। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूं छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे बच्चों को। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं इस कविता के माध्यम से केवल कानों तक नहीं पहुंचना चाहता, आपके दिल पर छपना चाहता हूं। मैंने 60 साल की उम्र के बाद जो लिखा है वो इस आशा में लिखा है कि ये कानों के लिए नहीं है, ये दिल पर छपने के लिए है। और मैं रानी सती मंदिर के सौजन्य के इस कवि सम्मेलन में ये प्रसाद, नूतन वर्ष का ये प्रसाद लेके ये एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आपके दिलों तक पहुंच सका। बस मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। अभिनंदन बंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ। काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ।
सरताज हमारे हैं। जो भी जीते हुए लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, सरकार चला रहे हैं, नेता वही है। लोकतंत्र यही कहता है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मैं शिकायत कर रहा हूं बस वो समझना। जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं, कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था, क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, चार पंक्ति पढ़ता हूँ और सदन के एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ, आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंजड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर काला हांडी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है, माँ बेटी को बेच रही है दिहाड़ी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। जो भी सिंहासन पर आए अहंकार में झूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। और एक पंक्ति में 65 साल की अर्थनीति गा रहा हूं, मुझे नहीं पता झुंझुनू के लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन समझ जाओ तो तालियों का आकाश उठाना। 65 साल की अर्थनीति एक पंक्ति में गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो, झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर। अनुसपन जी आप भी तालियां बजाओ, मैंने आपके उन गीतों पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आए। कम से कम बदला तो चुकाओ कर सम्मेलन। अब आप कहोगे क्यों आपकी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? आपकी समझ में आ भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए नहीं समझ में आ सकते कि ये उन लोगों का काम है जो गृहस्थ है, तुम्हारी तो हुई नहीं। तो क्या जानोगी श्रृंगार क्या होता है? सत्तन जी कुछ लोगों की इसलिए नहीं हुई कि कुछ लोगों ने कई कई कर ली। क्या मतलब है? कई जो दम वाले होते हैं वो कई कर लेते हैं, भगवान से। लेकिन कोई बड़ा काम नहीं है सत्तन जी। एक शादीशुदा भगवान जी के पास गया, हो सकता है आप भी हो, अच्छा, और जाके पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की। भगवान जी खुश हो गए, उसने कहा भाई तूने बहुत पूजा अर्चना की है, चल एक मन्नत मांग ले। तो सत्तन जी छूटते ही बोले मुझे कुंवारा कर दो। अब भगवान जी की आंखें लाल हो गई, उसने कहा सत्तन जी मैंने आपसे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। इसलिए तुमने पहले से जन्नत मांग लगी। हम तो जन्नत में रहते हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मैं ये जानता हूँ। आप इस बात में जोरदार तालियां बजाइए। ये कुर्ता कोई मैंने कब सम्मेलन के लिए सिलवा रखा है? ऐसा नहीं है भैया, लोग इसीलिए तुम्हें भीष्म पितामह कहते हैं कि कभी सम्मेलनों में, क्या कि तुम अपने इस व्रत का निर्धारण करो। बाकी तुम जैसे लोगों को, सत्ता जी मैं तो सोचता था लोगों को एक ही सुविधा मिलती है जीवन में कि वो खटिया के दोनों तरफ से उतर लेते। मैं तो ये सुविधा जीवन पर उठाऊंगा, लेकिन सत्तन जी आपने मुझे भीष्म पितामह कहा, मैं तो सोचता था मध्य प्रदेश में कुछ समझदार लोगों को मंत्री बनाया जाता होगा। अच्छा आपने भी ताली बजा दी मुझे भीष्म पिता कहने पर। आप थोड़ी देर मेरी बात सुनना। आप जानते हो भीष्म क्यों रहे कुंवारे? उसका बूढ़ा बाप बुढ़ापे में एक और करना चाहता था। ये सच्चाई है इतिहास की। भीष्म इसलिए कुंवारे रहे कि भीष्म के पिता शांतनु बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे, और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त ये थी कि उसकी कोख की संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक बनना चाहिए। ये केवल तब संभव था जब भीष्म कुंवारे रहते। तो भीष्म ने अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सत्तन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। छेड़ो। वाह, छेड़ो। आपने पिता क्या पपीता बना दिया। क्या पिता है, सेब नहीं बनाया।
ये मेरी मेहरबानी नहीं मानते? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम वो दूसरी वाली है, किधर दिखाओ तो सही। वो शांतनु ने खुद खोजी थी, ये तो आप ही का काम है। ये मेरा काम नहीं है, मैं तो प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, फिर तुम खोज दो शांत। हाँ ठीक है। मैं कलमकार तो काले धन का। आप मेरे साथ जुड़ जाइए तो हम हंसी में बीच में, इसलिए मैं एक गंभीर कविता पढ़ूंगा। बीच में आप हल्के होते रहे ताकि आपका, देखिए जितना उत्साह आप दिखाओगे मैं उतने उत्साह से आप तक पहुंच जाऊंगा, यह मेरा विश्वास रखिए। मैं काले धन पर पूरा एक कंसेप्ट लेके आऊं। मैंने काले धन पर किसी आंदोलन के लिए कविता नहीं लिखी थी, लेकिन इस देश में काले धन पर आंदोलन मेरी कविता लिखने के बाद हुआ। इसीलिए आज लाल कुर्ता पहन के आया हो तो काले वाला नहीं पहरा। मुझे कुछ नहीं कहना, ज्यादा कहूंगा तो मैं ही सद्दाम हुसैन बनूंगा। क्या पढ़िए क्यों छितवाई मैंने अपनी ज्यादा। और फिर एक बात और भी है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे एक कभी पढ़ा लिखा भी है। तो कम से कम पढ़े लिखे आदमी को उस आदमी के से बहस नहीं करनी चाहिए जिसका मानसिक स्तर उसके लिखा हुआ तो सभी पढ़ लेते हैं, और जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं वो बड़े लिखे होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े होते हैं जो लिखा पढ़े। ये पढ़े लिखे। बोलो सत्यनारायण की। चलिए पढ़िए। अच्छा नंग बड़ा परमेश्वर से। काले धन के कलमकार तो काले पर्दे की। मेरा साथ देना बस। अब मैं सत्यन जी से डरता बहुत हूं, मैं करूं क्या, क्योंकि परम विद्वान है, बहुत सत्यवादी आदमी है, और हमारे पहले है राजनीति के बाद में। राजनीति के बड़े पदों पर रहने के बावजूद वो हिंदुस्तान के मंचों पर कविता के सच्चे समर्थक बनकर जिए, इसलिए हम सब कवियों के प्रणम में हैं, हम सब कवियों का आदर करते हैं। कालंकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। और एक पंक्ति मैंने बहुत दूर की सोची है, बहुत दूर की बात लिखी है। आप समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप समझ गए। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस पंक्ति को समझा जाए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्नि गंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया, संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता। आप सब इस कविता को पूरी कराना चाहते हैं, मैं आसान कविता शुरू कर दूं। सारा सदन बताए तालियों से इस कविता को पूरी। महेंद्र अजनबी में शर्ट जीत गया, उसने शर्ट लगाई थी, भाई साहब किसको काला धन सुनाओगे? मैंने कहा मैं उनको सुना रहा हूं जिनका है नहीं, वो नहीं सुनते जिनका है। अच्छा कई बार तो वो भी सुनते हैं, ताली बजाओ वरना ये समझेगा हमारा है। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, और कोई परिभाषा ब्लैक मनी की नहीं है। हुजूर बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई, अब मत उठना। एक बात समझ लो साहब, मैं बहुत बार आया हूं झुंझुनू, आप एक बात अब तक समझ जाने चाहिए। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर
मैं ऐसा गद्दार नहीं। वाह वाह। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी। वाह 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 वाह। हुजूर आप किसकी तलाश में है, वो नहीं आई आज। बैठ जाओ, आइए। ये शब्द है मारवाड़ी। मारवाड़ियों का देखिए साहब, मारवाड़ी दुनिया में कहीं भी गया, कहीं भी दुनिया में बाहर चला गया, लेकिन मारवाड़ उसके भीतर से बाहर कभी नहीं गया। मारवाड़ उसके भीतर। अब के शब्द मारवाड़ी को देखो, पत्नी की धोती का मुंडसा बना लिया। ये मारवाड़ी कर सकता है, और थोड़े कर सकते है। सम्मान की चीज है, मैंने भी तो सम्मान के लिए कहा आपसे। अच्छा आप समझते थे यार ये आपके सर पर नहीं होता तो आपका सम्मान कम हो जाता। हमारे औरों के सर पर नहीं, हमारा सम्मान कम हो रहा है जनता में। अच्छा मारवाड़ी को बताना क्यों पड़ा कि वो मारवाड़ी है? अगर कोई किसी के बाप के 4 बेटे हो तो वो कहते घूमते हैं क्या कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, और वो कहते घूम रहे हैं तो समझ लो है नहीं। इस देश में 1950 से गलत नारा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे में ही बेईमानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, हिंदू हिंदू के, मुसलमान मुसलमान के, आपस में भाई भाई है। एक दूसरे के कहां लिखा है? लिखा ही नहीं है, इसलिए है ही नहीं। होते तो क्या देश ऐसा होता? होते तो क्या इस देश में 47,000 दंगे हो गए होते? 47,000 दंगे हुए इस देश। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश जलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। बॉम्बे की फिल्मों की समाचार आते हैं कि एक सप्ताह में 100 करोड़ का व्यापार किया। उन फिल्मों के रिटर्न देखो 0। मैं आज तक नहीं समझा जब 100 करोड़ का व्यापार हुआ था तो रिटर्न कहां गए। और मैं एक जानकारी और लेके जा रहा हूं आपको, मां रानी सती के मंदिर के कार्यक्रम में खड़ा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का 1 साल का बजट है 16 लाख करोड़। हिंदुस्तान की सरकार ने यही नहीं समझा कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में क्या है। 16 लाख करोड़ का बजट है और हिंदुस्तान के मंदिरों में मस्जिदों में 17 लाख करोड़ का चढ़ावा आता है। 17 लाख करोड़। अगर पूरी टैक्स कलेक्शन मशीनरी को बंद करके हिंदुस्तान की जनता से दान मांग लिया होता तो हिंदुस्तान की सरकार के पास 3 गुना पैसा सरकार चलाने के लिए हुआ होता। 3 गुना पैसा हुआ। केवल मंदिरों के आगे झोली फैला दे सरकार तो इस देश के मंदिरों का चढ़ावा हिंदुस्तान की सारी गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन किसी में इतनी ना नैतिक बल है, ना इतनी हिम्मत है कि वो ईमानदार लोगों से आंख मिला सके, क्योंकि उनको तो घोटाले करने हैं। टूजी, ए राजा, कनिमोजी, लिखना भी नहीं जाता कितने लाख करोड़ का घोटाला है, मेरे से तो लिखना भी नहीं आता। इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हुआ मैं कि वो मैं लिख के बता दूंगा कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ। पहले छोटे मोटे होते थे। एक 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था, कुछ 64 करोड़ का। वो 64 करोड़ की बोफोर्स दलाली किसने खाई, इस बात पर 168 करोड़ खर्च किए गए। ये सरकारी आंकड़े, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े आरटीआई ने दिए कि 168 करोड़ रुपया खर्च हो गया इस बात पर कि पता लगाओ 64 करोड़ दलाली किसने खाई। और उसके बाद पता ये चला कि अभी कुछ पता नहीं चला। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, खाली झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा। एक पंक्ति पढ़ता हूँ, समझ जाओ तो बता देना, सब जगह नहीं समझे जाती। और मुझे कोई शिकायत भी
लेकिन समझ जाओगे तो मैं सलूट करूंगा आपको कि मेरी इस बात को समझा गया जिसको मेरी ईगो चाहती है कि इस बात को समझा जाए। एक पंक्ति सुनना, चोरी चोरी चुपके चुपके, 2 नंबर का मंच का भी ध्यान चाहता हूं, मंच समझ जाए तो मंच ताली बजा ले, हो सकता है वो भी ना समझे। तो मामला ये है ना कि हास्यरस के लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे होते हैं, वो कई बार बहुत अच्छी बातों को समझना नहीं चाहते। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। वाह वाह, धन्यवाद, आपको सलूट करता हूँ साहब। अब मेरा एहसास सुनना आप जो मैं गाना चाहता हूँ। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, सुख संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, राजमहल के पंजे नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। बहुत साधारण पंक्ति लिखी है मैंने, कितनी साधारण है आप समझना। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, रात के 12 बजे आजादी आई। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादम घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादम घोर दिखाई। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। वो कहते हैं बैंक सीक्रेसी लो है, हम बता नहीं सकते किसका कितना है। वैसे 53,000 लोगों का है, ये पता लगाया। अभी कुछ अखबारों ने, दुनिया के 108 पत्रकारों ने मिलकर पता लगाया कि दुनिया में किस देश के किस ब्लैक मार्केटर का कितना ब्लैक मनी वहां है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा अभी आपको। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, इनकी भूख पुरातन है, ये लाल किला खा सकते हैं। इस लाइन पर ताली नहीं बजती थी तो मैंने इस लाइन को बदल दिया और आपसे बजवाता हूं, अभी ताली देखना, एक एक बजाएगा। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले दारों से तो नीलम बदल सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है, हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं, इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, लेकिन काले धन की जंग का दुनिया भर से भीख मांगेंगे, दुनिया भर से कर्जा। मनमोहन सिंह ने कहा एक दिन तो हमारी हालत ये हो गई थी कि हमें कोई देश कर्जा देने को तैयार नहीं था। क्या इज्जत की बात है। बुद्धिमान प्रधानमंत्री हैं देश के, अंग्रेजी के विद्वान, पंजाबी के विद्वान, हिंदी के विद्वान और तीनों भाषाओं में चुप रहते हैं। अच्छा, देश कहता है वो कोई फैसला नहीं करते, मैं कहता हूं केवल वही फैसला करते हैं। उन्होंने फैसला कर रखा है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, तीसरा टर्म मिल जाए तो करूंगा। तीसरे टर्म के बहन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट मेरा बहनों से निवेदन है, 5 मिनट बैठ जाए। मैं जानता हूं कि सब कविता नहीं समझते यहाँ, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि जो बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। अब मैं बहुत मुश्किल कविता पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको ऐसी कविता सुनाऊंगा कि आप तो क्या, आप मेरे पढ़ने से पहले समझ जाओगे कि मैं क्या सुना रहा हूं। ऐसी कविता अभी सुनाऊंगा आपको, इसको सुन लीजिए बस। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, लेकिन काले धन की जंग नकारेंगे। झोला लेकर और घूमना बंद करो,
अमेरिका के चरण चूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकारों में चोर दिखाई देते हैं। अब 4 लाइन पढ़ता हूं। अगर आपको लगे इतना सच बोलने का हौसला इस देश में कोई कर सकता है तो मेरे हौसले को समर्थन कर देना। बस आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे ये ताकत देगा कि मैं इतना सच बोलने का साहस करता रहूं। उस साहस को मैं रानी शक्ति मंदिर से जुटा के जाना चाहता हूं, झुंझुनू की इस वीर धरती से जुटा के जाना चाहता हूं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, समर्थन करो तो उसी हौसले से करना जिस हौसले से मैंने लिखे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारा। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है, इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की। अंतिम क्षण पढ़ रहा हूं और मैं आपको कानून का प्रोफेसर रहा हूं, बैंक सीक्रेसी लॉ बता के जा रहा हूं। जिन बैंक सीक्रेसी लॉ को हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला जा रहा है कि उनमें ऐसी क्लॉज है कि हम बता नहीं सकते किसका है, कितना है, कहां है, कैसे है। 6 साल पहले स्विट्जरलैंड ने अपने बैंक सीक्रेसी लॉ में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट यह किया कि अगर कोई मुल्क अपने देश की पार्लियामेंट में अपने देश के नागरिकों के पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देगा तो हम उस देश को उस पैसे को लौटा देंगे, फिर हम उस देश को पैसे को नहीं छुपाएंगे। और 7 देश दुनिया के अपना पैसा वापस ले चुके हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने वापस लिया, आयरलैंड ने वापस लिया, अमेरिका तक ने वापस लिया। इस कानून को देश की जनता से बताने से चोरी की जाती है, झूठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 2/3 से प्रस्ताव पास तब होगा जब सब करें, कम से कम 2/3 तो करें। ये तब करें जब इनका हो नहीं। इसलिए देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि बैंक सीक्रेसी लॉ इसलिए नहीं बता सकते, इस लॉ को नहीं बताते कि ये भी लॉ है कि 2/3 बहुमत अगर तय कर दे कि हमारा जितने लोगों का पैसा काला धन है वो राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र को वापस मिल जाएगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा साथ दो तो देना। इस युद्ध को शुरू करता हूं आज यहां से। नव वर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष पर मेरा ये नया युद्ध शुरू होता है। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। किसी ने कहा मिले हुए तो हैं, मिले हुए नहीं होते तो अब तक प्रस्ताव नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मेरी तरह से मिलो, मैं जैसे मिलाना चाहता हूं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1000-500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो। कितने सोने के मालिक है एफिडेविट भरवा लो। फिर बैंकों के एक लॉकर को खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ खुलवा। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं आपसे, आखिरी बार कहता हूं कि जोरदार तालियां चाहिए। आपको लगे कल का हिंदुस्तान ऐसा हो जाए, कल ये होने लगे जो मैं चाहता हूं, तो जोरदार तालियां बजाना। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। 2 नंबर के दोषी उस देशभक्त बन जाएंगे, 2 नंबर
नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरा सरीखी है तो होने दो, अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का, दिल्ली का दावा झूठा मुंह जोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर। एक बार आप हाथ उठा के तालियां बजाएं। मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ का एक हीरा है, और ना केवल वो अच्छे कवि हैं, ना केवल एक अच्छे अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की बहुत बड़ी पदवी होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भाई असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के स्तर पर है। राजेंद्र कलकल जी मूलतः भिवानी से हैं, हमारे पुराने सदस्य भी हैं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान भी हैं। कोरोना के टाइम पर वो जहाँ पर भी अपनी गाड़ी रोकते थे, वो देखते थे अगर कोई गरीब है तो अपनी गाड़ी से उनको रोटी देते थे या समझाते थे, कोई मोटिवेशन बात बताते थे। ऐसे मेरे भाई राजेंद्र कलकल जी जो अद्भुत इंसान हैं। मैं उनकी कविताओं से ज़्यादा उनकी मानवता का फैन हूं। एक बार सारे मिलकर जोरदार तालियां बजाएं भाई राजेंद्र कलकल जी के लिए। आइए। अपने श्रोताओं को, अच्छा मैं एसी भी बन गया ना, मैं तो दूसरी स्टाइल में चक्कर में मेरा। बुद्धिजीवी श्रोताओं को नमस्कार। अच्छा हैं बुद्धिजीवी, आज थोड़े हैं स्टाइल के नहाए धोए श्रोता जैसे हैं। नवल जी, सत्यनारायण जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। हंसराज जी और अपने नवल किशोर जी, नंद किशोर जी नवल जी बोल दिया, नवल जी भी बैठे, जगदीश मित्तल जी, आज सारे हीरे बैठे हैं सामने। तो आज जो है मैं कुछ जो है चार मिसरे कुछ गज़ल के पढ़ देता हूँ, फिर बाद में छोटी सी बात बाद में बता दूंगा, ताकि लगे कि भी असिस्टेंट कमिश्नर है तो पढ़ा लिखा भी है। हाँ, तहत में पढ़ो, तहत में। हाँ। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है कलकल जी, वाह। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं। गए रूठ कर फिर वो जाने कहाँ हैं। गगन में भटकते हैं अब भूखे पंछी, वो पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। वो पानी के कुंडे वो दाने। वाह 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 वाह। आजकल वैसे रिश्ते जो हैं बड़ी जल्दी टूटते हैं। एक रिश्तों के ऊपर एक 4 लाइनें। जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। क्या बात है, वाह। केजरीवाल जी, जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल। इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। वाह 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 तो बस वाह टूटने का एक वाह, बहाना चाहिए। बहुत अच्छे कलकल जी, वाह, क्या कहने, वाह। तो ये तो थोड़ा दिखा दिया कि दिमाग वाला खेल है। और वैसे टाइम 10 ही मिनट है, कोई ज़्यादा वो बड़ी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बचाते, आजकल हंसना भूल गए हैं लोग। बचाते ही बचाते ज़िंदगी नीलाम होती है, खुशी की एक चाहत भी गमों के नाम होती है। ठहाकों से कभी आगाज़ होता था सवेरों का, मगर अब मुस्कुराए बिन ही अक्सर शाम होती है। मगर अब मुस्कुराए बिन ही अक्सर शाम होती है। मीनाक्षी जी कहाँ गई? वो 2 टिप बता दो थोड़ी सी जो आपको पसंद है। वो आज मैं बहुत, वो चेतन जी जो वहाँ सुनाई थी थोड़ी सी, मतलब मेरा 10 मिनट है, कैसे भी उपयोग कर सकता हूँ। अनिल भाई देखो, कविताओं की आपने पहले भी सुन रखी होगी, बाद में सुनाते रहेंगे। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, जो आजकल जो तनाव चल रहा है हस्बैंड वाइफ के अंदर जो चल रहा है, तो 1-2 टिप हैं वो दे के मैं बैठ जाऊँगा। अगर गृहस्थी में सुखी जीवन चाहते हो तो ये सारा आदमी के हाथ में है। आदमी क्या है कि आदमी छोटी छोटी चीज़ें होती है, टिप्स होते हैं, अगर उसको देखता नहीं है और वो अपने मस्ती में चलता रहता है और जो तनाव बढ़ता रहता है। हर चीज़ का मैनुअल होता है, तो इसका छोटा सा मैनुअल है कि घरवाली की हाँ में हाँ रखो, जो कहे हाँ कर दो, करना न करना आपकी मर्जी है। अगर आपने हाँ में हाँ रख दी तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों बहन जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक कह रहा हूँ।
और छोटी सी बात है, कई बार क्या होता है, अच्छा, और किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो, जो जिसकी आदत है उसको छेड़ो मत। अब शुरू में क्या होता है कि जैसे मैंने भी अपना जो है अपना खिड़की खोलने की कोशिश करता, आदमी की ताज़ा हवा आएगी, हर एक का अपना आदमी का अलग अलग दिमाग है। घरवाली ने दिमाग वो जो खिड़की फिर बंद कर दी, थोड़ी देर में जाके मैंने फिर खिड़की खोल दी, मैंने कहा भी ताज़ा हवा आएगी, सुबह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उसने फिर बंद कर दिया। फिर मैंने पर्दा लगा के पर्दे के पीछे खोल दी, पर वो तो दिख ही जाएगी, घरवाली को तो चारों तरफ चक्कर काटती है, उसने फिर बंद कर दी। मैंने कहा इसको खोल दे, थोड़ी बहुत हवा आएगी, ताज़ा ऑक्सीजन आएगा। वो नहीं बोला ऑक्सीजन आओगा, डस्टिंग तेरा बाबू करेगा। क्योंकि सबका अपना अलग दिमाग, उसको डस्टिंग की पड़ी है, इसको ऑक्सीजन की पड़ी है। तो बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, आदमी को ये चाहिए कि 5 रुपये का अखबार आता है, पार्क में बैठ जाए, बेंच पे सांस तक कितनी ले ले अपना ऑक्सीजन। घर में जो खिड़की बंद पड़ी रहने दे। आदमी की एक खास बात होता ही है, काम एक ढंग का नहीं करेगा, ऑक्सीजन पूरी चाहिए। छोटी मोटी और है, जैसे कोई एल्बम दिखा रही है, कई बार होता है ना, घरवाली दिखाने लग जाती है मोबाइल पे, हंसराज जी वो कहता है भी अब किसी पार्टी में गई थी, वो अपने सहेलियों की सबके साथ फोटो थी, ग्रुप फोटो दिखा रही है। आदमी को क्या चाहिए, आदमी को चाहिए कि वो न्यू कह दे भाई तेरी ड्रेस सबसे बढ़िया है, तू सबसे जवान लग रही है। पर आदमी बूढ़ा आदमी है, उसको तो देखा दूसरी का हाथ लगा, कहते या कौन थी। मतलब मरने के काम खुद करता वो, और बाद में ये कहता है कि यार गुस्से में क्यों रहती है। अरे छोटी, तुझे क्या लेने देना कौन थी और तेरे क्या काम आ गया। तो अपना जो है, तो धीरे धीरे ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आज नहीं आए, ये 25 साल हो गए तब जाके ये है। तो जो जिसको अभी नहीं भी, अभी कईयों का अभी भी गुर समझ में नहीं आया, तो वो अभी सीख लो इन चीज़ों से। हाँ में रखो, ज़्यादा छेड़खानी मत करो, जो चल रहा है उसको कर दो, अपने चलने दो। और एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, कई बार क्या होता है कि वो जैसे शादी में जाना है, औरत पूछ ही लेती है ना कि देखना ये साड़ी ठीक है कि ये पहन लूँ। अब आदमी की टेंशन हो जाती है, वो भरा बैठा रहता है पहले ही बोले तेरे को साड़ी की लग रही है, 8:30 बज गए, फिर जाम लग जाए, कौन तेरी साड़ी देख रहा है। बस उसका मूड खराब होगा, लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे, ना वहाँ पनीर का मजा आएगा, ना कोई बढ़िया फ़ोटो खींचेगा बढ़िया। समझदार आदमी को क्या करना चाहिए, 10 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, घर ठीक चलना चाहिए। वो बोलेगा यह साड़ी, अरे वह पहन लेना पीली सी जो पिछली बार पहनी थी, किसकी शादी में गए थे, तो क्या वो कहते, वो उसको तो गदगद हो जाएगी भाई साहब। और करना हो तो अलमारी खोल के किससे वो आंगड़ी ला दे, किससे साड़ी कहती यहाँ पहन ले, वो इतनी राजी हो जाएगी। और थोड़ी सी और टुकाई करनी और नहीं कहती, बिंदी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी सी मीडियम सी लगा, ये लगा लोगे भाई साहब, राजी जाओगे, राजी आओगे। और अगले दिन और पड़ोसन को भी टेंशन करेगी, कर कल तो बिट्टू को पापा ने जो मैं दूसरी साड़ी पहनी थी वो नहीं बोली, वो पैर और बिंदी भी दूसरी बताई, वो अपना घरवाले का सर हो जाएगी। वो नहीं कहेगी तू मेरा तो कर्म फूट गया तेरे साथ आके, उसने देख बिट्टू के पापा ने, वो खुद बताता कौन सी साड़ी, तने बेरा ना पाड़ता मैं के पैर हूँ के ना पैर हूँ। तो इसमें गया कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग का खेल है बस। क्या बात है, दिमाग का खेल है। जैसे चेस खेलता आदमी को पता होता है भी घोड़ा कैसे चलता, ऊँट कैसे चलता, हाथी कैसे चलता, इसके अंदर भी ये है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सिंपल सी चीज़ है, चीज़ वही है, गया कुछ भी नहीं, बस अपना थोड़ा सा अपना इशारा समझ लो, अपना जो है उसके हिसाब से अपना काम करते रहो। और कई बुद्धिजीवी ये करते घर में घुसते ही जो है बिना काम पे बोलेंगे अरे मम्मी कहाँ है, बाढ़ का तो हुई, वो भीतर अगर रसोई में काम कर रही है तो सुन के बड़ी राजी होगी, ओह बड़ा लाडार है मम्मी का है, क्या गया उसने कुछ नहीं भाई, न्यू ही कहा था मम्मी का, वो राजी होगी, बढ़िया पानी देगी और ये करेगी। पर आदमी जो है ना इन चक्करों में पड़ता नहीं है, 1.5 घंटा मोबाइल पे लगा रहेगा व्हाट्सएप पे, और घरवाली का फ़ोन आते हैं ना जो टेंशन सी हो जाएगी, हाँ जल्दी बोल मीटिंग में हो, अभी बाद में बात करना। अरे यार जिसने तेरा घर बसा रखा है तेरे पास 2 मिनट नहीं बात करने का, और वो 1.5 घंटा लगा रहेगा दूसरों के बात करने, और सुना दे और सुना दे और सुना दे, क्या हाल चाल है, वो क्या बालक के हैं, बालक के करने लग रहे हैं, जिन्होंने तो उसकी नौकरी लगवा होगा, वही बिना काम के चक्कर में, मतलब बालक क्या करें। तो आदमी को चाहिए घरवाली का फ़ोन आया जब इज्जत से सुन लो, 1 मिनट की तो बात है, अपना आराम से बात कर लो, सुन लो, ठीक है ना। और जो ज़्यादा बिजी बनने की कोशिश करते हो ना, बहुत बिजी हूँ मीटिंग है, न्यूज़ सोचना है बीज कितना बिजी कर ले, रात ने तो पजामा पहन के वहीं घूमना है, वो सारा बदला लेगी जो है कुछ है। तो इसका कुछ भी नहीं है, बीच में कभी कभार अपना फ़ोन कर ले। बुद्धिजीवी आदमी ये होता है कि जब ना भी फ़ोन है तो खुद भी कर ले, अपने आप फ़ोन कर ले अपना, कहते भी क्या कर रही है, वो नहीं कोई क्या कर रही हो, नौकरानी छोड़ रखी हूँ, सुबह से शाम तक लगी रहती हो, तुम्हारा काम करते हो, अरे ज़्यादा टेंशन मत कर, बुढ़ापे में तू ही काम आएगी, आराम कर ले, खाने पीने का ध्यान रखा कर तू अपना। हालांकि जब मैं कह रहा हूँ तो आसान लगता है, गला सूख जाएगा बीबी को ऐसा बोलोगे तो। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ये भी असंभव काम नहीं है।
बस 4 पंक्ति पढ़कर मैं अपना जो है एक छंद सा बना रखा है, फिर बाद में फिर मिलेंगे। एक पैसा छंद नहीं, पूरा छंद सा। हाँ, हरियाणा का आदमी है ना। एक पैसा चाहे बटुए में रहे नहीं रहे, फोटो पत्नी की न कभी हटानी चाहिए। तूती चाहे बोलती हो दुनिया में तेरी, पर नहीं जुबां घरवाली से लड़ानी चाहिए। जाने कब पत्नी का सिर दुखने लगे तो तुम्हें को भी खिचड़ी बनानी आनी चाहिए। और रसोई में मांजो बर्तन ऐसे धीरे धीरे, घर से बाहर न आवाज जानी चाहिए। वाह, वाह, घर वाह। से बाहर न। कलकल जी बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना मंच पर घरवाली के सामने बोले थे। इस कलकल जी का ब्याह होया भाई साहब, सुनो चाचा जी।